सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह से अब फ़िलिस्तीनी को दुनिया का समर्थन लगातार मिलता चला जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। इसलिए मैं इसे थोड़े डिटेल्स में और सामान्य तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, जो समस्या है, वह आपके दिमाग में इस रूप में स्पष्ट हो जाए कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, आप उत्तर देने में सक्षम हों। तो आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ीनामे के साथ आप सबको एक होमवर्क देना चाहूँगा, और ये जानते हुए भी कि आपको मेरा ये होमवर्क पसंद नहीं आएगा, और ये जानते हुए भी कि शायद ही कोई इस होमवर्क को करेगा। लेकिन फिर भी मैं दूँगा, इसलिए क्योंकि ज़रूरी है। दोस्तों, अभी जिसे हम मध्य एशिया कहते हैं या कह लीजिए कि पश्चिम एशिया कहते हैं, फ़लस्तीन और जो इज़राइल का मामला है वो इसी एरिया का मामला है। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि कैसे दूसरे देशों में समझौते होते चले जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब की मैंने बात की, उनके बीच में सैन्य समझौता हुआ। इज़राइल ने कतर पर अटैक कर दिया। इस तरह की घटनाएँ आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो ये पूरे की पूरी जो घटनाएँ घटित हो रही हैं वो इसी एरिया में घटित हो रही हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस क्षेत्र के नक्शे से अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ़ कर लें। इस क्षेत्र का नक्शा कागज़ से उतर करके आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, और ऐसा रटने से नहीं होगा। जब बार-बार आप नक्शे पर निगाह डालेंगे, ध्यान से देखेंगे कि बे फ़लस्तीनी कहाँ है, इज़राइल कहाँ है, कतर कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, तो धीरे-धीरे ये नक्शा आपके दिमाग पर चस्पा हो जाएगा। इसके बिना बात बनेगी नहीं। दूसरी बात, जो फ़िलिस्तीनी और इज़राइल का इतिहास है कि ये कैसे बने, कैसे अस्तित्व में आए, क्यों इन सब में झगड़ा चलता रहता है, इसके लिए मेरा ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत आसान शब्दों में और बहुत स्पष्ट रूप में इसे समझाने की कोशिश की है। तो ख़ासकर मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या चूँकि वो मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं निर्देश शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूँ कि निर्देश देना चाहूँगा कि उस लेक्चर को ध्यान से सुनें, निपटाने के लिहाज से न सुनें कि अरे चलो हो गया। ध्यान से सुनिए, तब आपकी इस टॉपिक पर पकड़ बन सकेगी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, आप सबको घटना अभी जो चल रही है उसकी शुरुआत मालूम है, जो अक्टूबर 2023 से हुई। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने अचानक इज़राइल पर अटैक कर दिया। अब आपको हमास और फ़िलिस्तीन को अलग-अलग करके देखना होगा। जो हमास है एक आतंकवादी संगठन है, और दुनिया उसे आतंकवादी संगठन मानती है। उसने इज़राइल पर अटैक कर दिया। उसका ये मानना था कि ये जो इज़राइल है, फ़िलिस्तीनी को हथियाना चाह रहा है, वो अरब देश के जो मुस्लिम हैं उन पर अटैक कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि जो इज़राइल है वो यहूदियों का राष्ट्र है, और जो फ़िलिस्तीनी है वो मुस्लिमों का राष्ट्र है, समझने की दृष्टि से। तो हमास ने अटैक कर दिया। इज़राइल को जवाब देना था, और इज़राइल ने उसका जवाब दिया, और आज तक वो जवाब देता चला आ रहा है। इज़राइल का ये कहना है कि हम इस हमास नामक आतंकवादी संगठन को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, नेस्त-नाबूद कर देंगे। और चूंकि हमास ने कुछ लोगों को बंधक भी बना रखा है, इज़राइल के कुछ लोगों को उसने बंधक भी बना रखा है, कुछ लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बंधक हैं। तो आप देखिए कि इज़राइल लगातार अटैक करता चला जा रहा है, अटैक करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जो फ़िलिस्तीन है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, और वहाँ एक तरह से अमानवीयता की स्थिति आ गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, बीमार पड़ चुके हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे, महिलाएँ, लोग मारे गए हैं, मकान तहस-नहस हो गए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है। दुनिया समझाने की कोशिश कर रही है इज़राइल को कि भई अब बहुत हो गया,
अब यहाँ पर आप रुक जाइए, लेकिन इज़राइल मानने को तैयार नहीं है। उनके जो लीडर हैं नेतन्याहू, वो मानने को तैयार नहीं है। और जो अमेरिका है, वो बाकायदे इज़राइल के साथ है। ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अमेरिका इज़राइल के साथ में है। पूरी दुनिया रिक्वेस्ट कर रही है इज़राइल से कि भई अब आप जो है ना रोक दीजिए, बहुत हो गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि हमास आतंकवादी संगठन को समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ वो ये भी चाह रहा है कि फ़िलिस्तीन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, सीधे-सीधे तो नहीं कह रहा है। तो फ़िलिस्तीन का जो पश्चिमी एरिया है, उसमें उसने यहूदियों की आबादी बसानी शुरू कर दी है, तो वहाँ वे बहुसंख्यक हो जाएँगे। और इस बीच में जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने तो बाकायदे डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम तो जो गाज़ा पट्टी है, यानी फ़िलिस्तीन है कह लीजिए, जब गाज़ा पट्टी कहें तो आप फ़िलिस्तीन ही मोटे तौर पर समझ लीजिएगा। उसमें तो अब बाकायदे अब पार्क बनवाएँगे, एरिया बनवाएँगे, रहने का वो बनवाएँगे, यानी कि फ़िलिस्तीन के अस्तित्व को समाप्त करने के पक्ष में कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप जी भी हैं, अमेरिका भी है। यहाँ तक की घटनाएँ चल रही हैं। अभी 1 सप्ताह में 2 महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा, ये करंट अफ़ेयर्स है। एक महत्वपूर्ण घटना रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को अपनाया। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। देखिए, जब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कह रहे हैं, ये प्री में पूछा जा सकता है, तो इसके 2 चरित्र हैं। नंबर 1 कि सन 1788 में इस डिक्लेरेशन के द्वारा जो न्यूयॉर्क है, वो अमेरिका का 11वां राष्ट्र बना था। लेकिन अभी जो न्यूयॉर्क प्रस्ताव की बात कही जा रही है, उसका संबंध द्विराष्ट्र के सिद्धांत को है, यानी कि 2 राष्ट्रों को मान्यता देना। इज़राइल कोशिश कर रहा है कि फ़िलिस्तीन खत्म हो जाए, तो इस महासभा में द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, और प्रस्ताव जो पेश किया गया वो फ्रांस और सऊदी अरब के द्वारा। फ्रांस और सऊदी अरब के द्वारा आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रांस और सऊदी अरब दोनों के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। और यदि ये कह रहे हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका के विरुद्ध बात हो रही है। दोस्तों, इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने मतदान किया। 142, और याद रखिएगा, अंडरलाइन, भारत भी इसके पक्ष में था। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को महत्व दिया जाना चाहिए, यानी कि फ़िलिस्तीन भी राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, और इज़राइल तो है ही है, वो भी बना रहे। यानी कि सीधे-सीधे उन्होंने कह दिया कि इज़राइल जो फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना चाह रहा है, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि भारत ने भी इसके पक्ष में मतदान किया। अमेरिका को तो विरोध में करना ही था, 10 लोगों ने विरोध किया, 12 लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन 10 लोगों ने अगर विरोध किया और 142 ने पक्ष में मतदान किया, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसमें कहा गया, हमास को साफ कहा गया कि भैया आपने जो हमला किया था वो गलत है, उसकी निंदा की गई। और सीधे-सीधे कहा गया उस संगठन से कि आप हथियार डाल दीजिए, और आपने जो इज़राइल के बंधक बना रखे हैं, आप उन्हें भी रिहा कर दीजिए। और साफ-साफ फिर ये कहा गया कि गाज़ा युद्ध को समाप्त करके और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को, वहाँ पहले भी फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी काम कर रही थी, लेकिन हमास उसको भी नहीं मानता था। वो कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो, कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ गाज़ा की बागडोर संभाले। ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जो दूसरी घटना घटी, इसी के कुछ ही दिनों बाद, एकदम कुछ ही दिनों बाद, न्यूयॉर्क महासभा ने फिर एक कमाल का काम किया, और उसमें बाकायदे मीटिंग में कुछ देशों ने फ़िलिस्तीन को अपनी मान्यता प्रदान की। द्विराष्ट्र सिद्धांत को तो स्वीकार कर लिया गया था। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं वो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फ्रांस वगैरह देश हैं। इन लोगों ने साफ कह दिया कि हम फ़िलिस्तीनी को मान्यता देते हैं, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है। ये वैश्विक घटना है, क्योंकि अब इज़राइल पर जो विश्व का दबाव पड़ेगा, उसे इज़राइल के लिए भी सँभालना आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस बीच में आप देखिए कि अमेरिका कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। अभी मैंने जो नाम आपको बताए हैं, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, दूसरे देश हों, ये सब के सब अमेरिका के मित्र हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अब एक ही देश है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का जो इसे मान्यता नहीं दे रहा है, वो है अमेरिका। फ्रांस मान्यता दे चुका, ब्रिटेन मान्यता दे चुका, रूस और चीन पहले से इसके पक्ष में है ही, तो 4 देश मान्यता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़बरदस्त रूप से अब इज़राइल पर दबाव है कि वह इस युद्ध को समाप्त करे और फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। इसका एक पक्ष और भी है।
नेतन्याहू शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो अपनी इस करतूत को लगातार जारी रखते हैं तो किस तरह से जो आतंकवादी संगठन हैं उनके हौसले बढ़ेंगे। हमास का भी अस्तित्व कहीं न कहीं बना ही रहेगा। अरब देश जो हैं उनका संगठन बनेगा, नाटो की तरह संगठन बनाने की वो बात कर रहे हैं और पूरे के पूरे क्षेत्र में एक प्रकार का सैन्य तनाव खड़ा हो जाए। इसे वो नहीं समझ पा रहे हैं। सच पूछिए तो जब हमास ने इज़राइल पर अटैक किया था, तब इज़राइल के साथ जन समर्थन था। दुनिया के देश इज़राइल के पक्ष में थे। लेकिन अब जिस तरीके से इज़राइल लगातार उस पर अटैक करता चला जा रहा है, फ़िलिस्तीन पर, अमानवीय तरीके से, तो जो इज़राइल है, विश्व की सहानुभूति क्रमशः खोता चला जा रहा है और यह इज़राइल के बहुत विरोध में आगे जाकर के हम सबके सामने आएगा। लेट अस सी दोस्तों कि आगे क्या होता है, लेकिन एक अच्छी घटना यह है कि भले ही फ़लस्तीन छोटा-सा राष्ट्र है, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र है। दुनिया ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी है और ये जो भारत की जो विदेश नीति है, यह बिल्कुल उसके अनुकूल है क्योंकि भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता को, चाहे वो देश कोई भी क्यों ना हो, उसका बहुत सम्मान करता है। तो दोस्तों फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसी के साथ ही इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।